नमस्कार मित्रों, मैं हूं व्यास जी। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस चैनल में भारत के विचार यानी आइडिया ऑफ इंडिया पर चर्चा करेंगे। पिछले कई वर्षों से इस पर विमर्श जारी है, इसलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये आइडिया ऑफ इंडिया, इसका जेनेसिस क्या है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, क्या ये बहुत पहले से हमारी मनीषा का हिस्सा हुआ करता था या उसमें कुछ चीज़ें हमने बाद में जोड़ी हैं और एक समुच्चय तैयार किया है जिसको हम आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं। दरअसल आज़ादी के बाद जब संविधान निर्माता हमारे देश का नया संविधान बना रहे थे, इसके पहले 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से एक संविधान बना था, किंतु जब 47 में आज़ादी मिलने के बाद से वो बना रहे थे तो उनके समक्ष एक विशाल भूभाग था भारत का, जिसमें कई जातियां रहती थीं, कई वर्ण रहते थे, कई रंगों के लोग रहते थे, कई भाषाभाषी लोग रहते थे, कई धार्मिक विश्वासों के लोग रहते थे, धार्मिक आस्थाओं के लोग रहते थे, कई तरह के वस्त्र पहनने वाले लोग, अलग अलग वस्त्र पहनने वाले, फूड हैबिट्स अलग अलग। यानी दूसरे शब्दों में एक अनेकता जो हमारे देश की मौजूद है, इस विशाल देश की अनेकता, उसमें एकता का प्रयास करते हुए संविधान सभा ने संविधान लिखा। मेरा मानना है कि जिसको हम आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं या भारत का विचार कहते हैं, उसे तीन जो संविधान के तीन सत्रें हैं, तीन उसके जो खंड हैं, उसमें समाहित किया गया है। पहला तो है प्रियम्बल, जो प्रस्तावना है उसमें। दूसरा जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है, और तीसरा है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाई गई, हालांकि वो जस्टिसेबल नहीं है। और 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से 51A जोड़ा गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। उसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम जिन्हें समाहित कर सकते हैं भारत के विचार में। क्या कहता है प्रियम्बल, हम वहाँ से शुरू करते हैं। प्रियम्बल की शुरुआत ही होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to ensure for its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, faith, conscience and worship, equality of status and opportunity, and to ensure them among all fraternity, ensuring the dignity of individual and unity of the nation। यानी हम समाज एक ऐसा बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान में, या हिंदुस्तान को इस रूप में देखते हैं कि वह एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक रिपब्लिक यानी गणतंत्र हो, और इसमें रहने वाले, बसने वाले सभी लोगों को न्याय का अधिकार मिले, जो न्याय सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो, उनको लिबर्टी मिले, फ्रीडम मिले बहुत सारी चीज़ों में, जिसमें गिना गया कि रिलीजन का भी फ्रीडम मिलेगा, कंसाइंस, फेथ, बिलीफ, इन सभी का फ्रीडम उनको मिलेगा। और इक्वलिटी की बात की गई, अपॉर्चुनिटी और स्टेटस में मिलेगा, और बंधुत्व जो फ्रेटर्निटी है, इसमें भारत की एकता, अखंडता को सुरक्षित रखते हुए कहा गया। जो दूसरा खंड है जिसको हम पार्ट 3 कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स का, इस फंडामेंटल राइट्स को माना गया, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और दुनिया के विभिन्न देशों में हुई क्रांतियों से थोड़ी सीख लें, तो इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें लगता है कि हमने वहीं से लिए। मैग्ना कार्टा जो 1215 में ब्रिटेन में साइन हुआ था, उसमें मनुष्य के अधिकारों की चर्चा की गई। ऐसा नहीं था कि क्राउन को इस सारे अधिकार रहेंगे, पार्लियामेंट के रूप में कुछ अधिकारों की बात की गई, और फिर हुआ कि कुछ मनुष्य के इनएलिएनेबल राइट्स हैं, और समय समय पर उस पर जुड़ता गया, बहुत सारे अधिकार जुड़ते गए, और वहाँ भी बिल ऑफ राइट्स बना। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो 1789 में, तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद उसका तो स्वर ही था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, मूल स्वर यही था। इसके बाद
एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स हुआ, जिसमें मनुष्य को बहुत सारे अधिकार हैं ऐसा रिकॉग्नाइज किया गया। और याद कीजिए कि किसके विरुद्ध हुआ था? सामंतशाही के विरुद्ध हुआ था। वो पूरी क्रांति हुई थी। तीसरा, जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ, जब वे भी ब्रिटेन से लड़ के इंडिपेंडेंट हुए, तो उसका जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है उसमें अगर आप उसका दूसरा स्टेंजा देखेंगे, पैराग्राफ देखेंगे, कहते हैं कि ईश्वर ने, गॉड हैज़ क्रिएटेड मैन इक्वल एंड मैन हैज़ इनएलिएनेबल राइट्स और इनेट राइट्स ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस। और बाद में बिल ऑफ राइट्स वहाँ भी बना, और उस बिल ऑफ राइट्स में 10th अमेंडमेंट में और बहुत सारे मनुष्य के लिबर्टी के दृष्टिकोण से अधिकार जोड़े गए। तो हमारा भी जो संविधान बना, हमने इन तीनों से जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं वो लिए, और इस प्रकार से हमने लगभग 6 कैटेगरी में फंडामेंटल राइट्स को डिवाइड किया। पहला है राइट टू फ्रीडम, जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 19 के तहत। लेकिन उसके पहले राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजियस एंड राइट टू रिलीजन, कल्चरल एंड रिलीजियस राइट्स, और लास्ट में है राइट टू रेमेडीज़। इतना महत्वपूर्ण है राइट टू रेमेडीज़, जिसमें हर सिटीजन को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। और इसी राइट्स में, फंडामेंटल राइट्स में ही आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि जो सरकार है, जो स्टेट है, स्टेट को डिफाइन भी किया गया है आर्टिकल 12 में, वो ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता हो। और पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया, जो जस्टिसेबल नहीं है, परंतु वो मूलतः इकोनॉमिक जस्टिस का एक तरह से चार्टर है। अगर आर्टिकल 39 को आप देखेंगे तो इकोनॉमिक जस्टिस का चार्टर है, जो प्रीएम्बल का भी महत्वपूर्ण पार्ट है, जो जस्टिस प्रीएम्बल में कहा गया, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और मैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी जोड़ना चाहूँगा। उसमें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे उसी में इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात कही गई, प्राणी मात्र पर दया करने की, कंपैशन करने की उसमें बात कही गई, और उसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं जो मेरे दृष्टिकोण से हार्मनी और स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, इसको प्रमोट करने की चीज़ें शामिल हैं। तो उसके माध्यम से हम शांति की बात करते हैं, दया की बात करते हैं, फिर प्राणी मात्र पर दया की बात करते हैं। कई लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि 42nd अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था, और ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे प्रीएम्बल में सोशलिज्म और सेकुलर वर्ड जोड़ा गया था। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक कुछ लोग गए थे, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सोशलिज्म को डिफाइन किया कि ब्लेंड है मार्क्सिज्म और गांधीज़म का, यानी मूलतः ये इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, जो आपके प्रीएम्बल का हिस्सा है। और अगर भगत सिंह को ये आप याद करेंगे तो उनके लिए समाजवाद का मतलब है कि हर व्यक्ति को मेहनत की रोटी और इज्जत की ज़िंदगी मिले, डिग्निटी ऑफ लाइफ की बात वो कर रहे हैं। इसलिए समाजवाद इसको इस रूप में न समझा जाए कि जैसे रशिया या चाइना ने प्रारंभ किया था, उसी तरह के समाजवाद की चर्चा प्रीएम्बल के माध्यम से हुई है। उसकी बहुत सारी डेफिनेशंस है, और हमारी डेफिनेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कह दिया वो यही है कि इकोनॉमिक जस्टिस उसमें उसके माध्यम से मिलेगा। और सेकुलरिज्म के बारे में भी कोर्ट में बात आई, सेंट जेवियर कॉलेज का एक मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चीज़ें इम्प्लिसिट थी, यानी रिलीजियस राइट्स मिला हो, राइट टू रिलीजन मिला हुआ है फंडामेंटल राइट्स के तहत, उसी को एक कल्चरल राइट्स मिला हुआ है, उसी को सेकुलरिज्म शब्द को जोड़ करके एक्सप्लिसिट कर दिया गया, यानी जो अंतर नहीं था वो स्पष्ट कर दिया गया। इसलिए ये बिल्कुल सही है जो संविधान में चीज़ें दी गई हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने कुछ पश्चिम से लिया, क्योंकि वहाँ पर क्रांतियाँ हमारे पहले हम भी लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ रहे थे, संघर्ष जारी था। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम पहला संग्राम हुआ था, और उसमें हमारे देश की तमाम जनता, किसान, मजदूर, हिंदू, मुस्लिम, सभी जो यहाँ पे रहते हैं लोग, आदिवासी, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हो,
ये अभी टाटिया भील की बात आई है महाराष्ट्र में, और बहुत सारे ऐसे हमारे जाने अनजाने शहीद हैं जिनके बारे में अब पता चल रहा है आज़ादी के 75वें वर्ष में, क्योंकि वे कहीं ना कहीं उनके बारे में बहुत कुछ जानकारियां देश को नहीं थी। तो तमाम शहीदों ने जान दिया और इसके बाद हम स्वतंत्र हुए। लेकिन हमारे पहले क्रांतियां जो हुई, और वो क्रांतियां जिन विचारों को लेकर के आईं, हमने उन्हें सीखा। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात रेखांकित करने के लिए भी बैठा हूँ कि जो बहुत सारे शब्द हमारे हैं आइडिया ऑफ इंडिया के, बहुत सारी जो अवधारणाएं हैं, उसे हमने अपने प्राचीन ग्रंथों से भी लिया है। जो भारत के प्राचीन ग्रंथ हैं, जो भारत की प्राचीन मनीषा है, जो दर्शन है, उससे बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने आई हैं। ये नहीं मानना चाहिए कि हमने केवल पश्चिम की नकल की या हमने अंग्रेजियत की नकल की, ऐसा नहीं है। नकल नहीं है वह, मेरी समझ से हमें सीखना होता है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि मैं जब अपना घर बनाऊंगा तो मैं सारी खिड़कियां मेरी खुली रहेंगी, क्योंकि हर तरफ की हवा आनी चाहिए, और हर तरफ की हवा नहीं होगा तो निश्चित तौर से घर बहुत ही स्वास्थ्यप्रद नहीं होता है। इसलिए मैं खिड़कियां खोल कर रखूँगा, परंतु मेरा पाँव इतनी मजबूती से अपनी धरती पर जमा होना चाहिए कि मेरा पाँव उन हवाओं से न उखड़े। यानी मनुष्य जाति अपनी यात्रा के क्रम में, अपनी विकास यात्रा के क्रम में कुछ चीज़ें अपने जहाँ पर वो रहती है वहाँ से पैदा करती है, वहाँ से उत्पन्न होता है, वहाँ से मनीषा आती है, वहाँ से चीज़ें सोची जाती हैं, चिंतन उभरता है, और देश दुनिया में क्या हो रहा है इसे आंख मूंद करके नहीं रहा जा सकता। जब बादल बरसता है तो हम नहीं जानते वो कहाँ का पानी लेके आया हुआ है। वो हिंद महासागर का पानी लेके आया है कि अरब सागर का पानी लेके आया है कि वो फारसी खाड़ी का पानी लेकर के आया हुआ है। हम उस बारिश का आनंद लेते हैं, उस बारिश से हमारी खेती होती है। अगर हवाएं आ रही हैं, अब हवाएं किधर से आ रही हैं, कौन कौन देशों से होती हुई हवाएं आ रही हैं, हम नहीं जानते। तो हवा, पानी, ये सारी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसे हम ग्रहण करते हैं। इसलिए भारत की जो पूरी मनीषा रही, जो चिंतन रहा है, उसने दुनिया को दिया भी और दुनिया से ग्रहण भी किया, और इस प्रकार से एक भारत का विचार अभी इस 20वीं 21वीं शताब्दी में आज़ादी के बाद से उभर करके सामने आया। तो मित्रों, मैं कह रहा था कि उसकी जेनेसिस हम अगर ढूंढेंगे तो हमारे अपनी धरती में है। इसलिए मैं आपके सामने कुछ चीज़ों को रखना चाहूँगा, और आप पाएंगे कि वो किस प्रकार से हमारे जो भारत का विचार जिसकी मैंने अभी चर्चा की उसमें मौजूद है। तैत्तरीय उपनिषद में एक श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अब अंदाज लगाइए कितनी महत्वपूर्ण, कितनी बड़ी चीज़ हमारे भारतीय मनीषा में कही गई कि सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी का कल्याण हो, किसी को दुख नहीं हो। ये क्या है? ये जो राम राज्य की परिकल्पना की गई है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनको हम आदर्श ही नहीं देवता मानते हैं, हम अवतार मानते हैं, उनके जो राम राज्य की परिकल्पना की गई है, यही तो है, यही तो समाजवाद है, यही तो इकोनॉमिक जस्टिस है। सभी लोग खुश रहें, सभी लोग प्रसन्न रहें, सभी लोग निरोग रहें, सभी लोग सबका कल्याण हो, यही तो है जिसको हम समाजवाद शब्द जोड़े हुए हैं। यही तो है समानता, जब सभी सर्वम, सभी सर्वे, सभी लोग, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे इस वर्ण के हों, चाहे उस जाति के हों, चाहे इस धर्म के हों, उस धर्म के हों, भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए ये लागू होता है। ये इक्वलिटी है, ये जस्टिस है, और ये डेमोक्रेसी है। और हमें इसको समझना चाहिए कि ये जो जेनेसिस हमारी मनीषा का है, हमारे चिंतन का है, वह इसमें समाहित है, जो आइडिया ऑफ इंडिया हमने रखा। मैं बृहद अरण्यक उपनिषद से एक श्लोक आपके सामने रखना चाहता हूँ। तमसो माँ ज्योतिर्गमय असदो माँ सद्गमय मृतो माँ अमृतो गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, असत्य से सत्य की ओर चलो, मृत्यु से अमरता की ओर चलो। ये क्या है? ये कैसे प्राप्त होगा? ये साइंटिफिक टेम्पर है, यह वैज्ञानिक चेतना है जो हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए। और यदि आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ में देखेंगे तो ये कहा गया है कि सभी नागरिकों को अपने अंदर वैज्ञानिक चेतना, वैज्ञानिक चिंतन, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए।
और अंधकार से प्रकाश का मतलब क्या है? हम सभी को शिक्षित होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, बिना शिक्षा के वो जो दिमाग का अंधकार है वो दूर नहीं होगा। इसलिए कितनी महत्वपूर्ण बात उस उपनिषद में कही गई है। और हम लोगों ने देखिए एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स के रूप में माना है। कितनी महत्वपूर्ण बात इससे निकल करके सामने आती है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो कुछ चीज़ें आई हैं उसमें दया भी है, और सत्य की बात तो बृहद आरण्यक उपनिषद में भी आ गया। सत्यमेव जयते, जिसको हम जानते हैं कि हमारा बड़ा आर्ष वचन है, 1950 में ही इसको हम देश के मोट्टो के रूप में रखा गया था। अदालतों में सत्यमेव जयते लिखा जाता है कि सत्य की विजय हो। और ये सत्य की विजय भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी मौजूद है। दया भी मौजूद है, शांति भी मौजूद है, अहिंसा भी मौजूद है। और मुंडक उपनिषद में ये बात आई है, सत्यमेव जयते नामृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। यानी सत्य की जय हो, अंत में सत्य की जय होती है, झूठ की जय नहीं होती है। और सत्य के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। ये बात हमारे मुंडको परिषद में कही गई, जो हमारा मोट्टो है। और ये हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है, और संविधान के विभिन्न चीज़ों में पाया जाएगा कि सत्य की ही हम निरंतर खोज कर रहे हैं। तो ये इसमें मौजूद दिखाई दे रहा है। मित्रों, महाउपनिषद है जो सामवेदीय शाखा के अंतर्गत उपनिषद माना जाता है, उसमें बहुत अद्भुत चीज़ कही गई है, और वो मैं आपके सामने विशेष रूप से रखना चाहता हूँ आइडिया ऑफ इंडिया के संदर्भों में। उसमें कहा गया, एक श्लोक है, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। यानी जो छोटे दिल वाले लोग हैं उनके लिए है कि यह मेरा है, यह तेरा है। जो उदार लोग हैं उनके लिए पूरी वसुधा ही कुटुंब है। अब ये बंधुत्व का इससे बड़ा जेनेसिस क्या हो सकता है? जो हमने फ्रेटर्निटी रखा, मैं तो कहता हूँ जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो फ्रेटर्निटी वर्ड आया, उसका तो बीज मंत्र इसी में दिया हुआ है, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। पूरे दुनिया को हम कुटुंब माने, कितनी उदात्त धारणा हो सकती है। देश में जो भी नागरिक निवास करते हैं, हमें उनको तो कुटुंब मानना ही है। यदि वो भटके हुए तो उनको ठीक भी करना है, परंतु हम पूरी दुनिया को कुटुंब मानने की बात कर रहे हैं। तो जो इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हमारे यहाँ दी गई है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जो प्रीएम्बल में है, यहीं से तो निकलता है कि जब पूरी दुनिया को हम वसुधा मानते हैं तो हम इस देश को भी वसुधा मानते हैं। और इसी कारण से आप पाएंगे कि विष्णु पुराण में एक श्लोक है जिसमें लिखा है, गायन्ति देवा किलगित कहानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापौर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। यानी ये भारत भूमि धन्य है जहाँ स्वर्ग और मोक्ष की कामना से देवता भी पुरुष के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। तो अगर देवता जन्म लेना चाहते हों इस भूमि पे, इसकी तो कुछ खासियत है, और इसकी खासियत यही है जो हमने भारत के विचार के रूप में उद्भूत किया है। अगर भारत के विचार में सारी बातें नहीं रही होती, भारत में ऐसी कोई खासियत नहीं रही होती, तो यह श्लोक का कोई मतलब ही नहीं था। और मैं भी कहना चाहूँगा यहाँ पे मित्रों कि जो हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ में या संविधान के अन्य सफ़ों में हम जिस जस्टिस की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, हम यहाँ तक कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के बाद ड्यूटीज़ में कहते हैं, वो ईशोपनिषद में उसकी जेनेसिस मुझे दिखाई दे रहा है। क्या है वो? ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृदः कस्यस्विद धनम। यानी हम उतना ही प्रकृति से लें जितनी हमारी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं लें, क्योंकि धरती पर जो भी है उस सभी में ईश्वर का वास है। आपको अगर ईश्वर पर आस्था है तो निश्चित तौर से आप मानेंगे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्याय मामेकम शरणम व्रज। ये हमारे पूरे के पूरे ड्यूटीज़ का भी, हमारे धर्मशास्त्र में भी दया की बात कही गई। जो बृहद धर्म पुराण है उसमें 4 चरण बताए गए धर्म के,
सत्य, दया, शांति, अहिंसा। सत्यम, दया तथा शांतिर्हिंसा चेत कृत्यता। ये 4 हमारे बताए गए, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखेंगे, राइट्स देखेंगे, तो हमें ये चारों चरण वहाँ पर दिखलाई देते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, मेरे विचार से जो आइडिया ऑफ इंडिया है उस पर कोई खास मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई एतराज़ हो सकता है कि हमने अपने संस्कृति से लिया है, अपनी परंपराओं से लिया है, अपने इतिहास से लिया है, और हमने फिर दुनिया से लिया है, और अपने देश में जो अनेकता है, जो विभिन्नता है, उसके ध्यान में रखते हुए हमने संविधान में प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रूप में आइडिया ऑफ इंडिया की संकल्पना की है, और हम सभी का दायित्व बनता है कि हम इस आइडिया ऑफ इंडिया को बचाएं। मित्रों, यदि आपको ये मेरी बात पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और यदि आपको कुछ चीज़ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में जाके भी आप कमेंट लिख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।